हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ITI फर्स्ट ईयर के लिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। यह हमारा लेक्चर दूसरा होगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए हम लगभग 11 लेक्चर हम इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ले लिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकेंड ईयर का सारा क्लास देख लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे ITI फर्स्ट ईयर के लिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं आप लोग का जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वह रिलीज कर दिया गया है, जो 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। ठीक है, और 27 अगस्त तक चलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग के इस जो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन आप लोग का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का देखिए, जब से रिवीजन नहीं करेंगे तब से उस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो दोस्तों, यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या रिवीजन अच्छे से करना है। अगर डियर स्टूडेंट रिवीजन आप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस सीरीज को ज़रूर आप फॉलो करिए। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन का हम सीरीज करवाते हैं, जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मेन एग्जाम में आपका 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो एक आइडिया आपको लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और देन उसके साथ ही दोस्तों, हम जो टेट थ्योरी है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए, उसका हम 38 क्वेश्चन वह भी करवा रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने सारे दोस्त फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार का जो भी ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट है, उनके हित में वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही कोई भी वैकेंसी आती है जो ITI हमारे स्टूडेंट कंप्लीट कर लिए हैं, तो वैकेंसी के माध्यम से उनका कैंपस प्लेसमेंट का भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल पे जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पहला है इसमें, डैश एक इमेज है जिसे तत्काल स्कैन किया जा सकता है। ठीक है, जो सूचना को मानकी पाठ के रूप में परिवर्तित करता है। क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है QR कोड, दूसरा फोन्स, फोटोज, तीसरा कोड रीडर, चौथा इनक्रिप्टेड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस समय डिजिटली दुनिया में क्या हो गया है, एक बार कोड हो गया है। ठीक है, अगर हम 5 रुपये का भी कोई सामान ले रहे हैं, या 10 रुपये का, या 50,000 का कोई सामान ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्कैन कर दे रहे हैं। ठीक है, अपने मोबाइल के स्कैन कर दे रहे हैं। तो स्कैन करने पे क्या सेपरेटली उस जो डीलर है, वो व्यक्ति है, उसका क्या जाता है, मानकी पठनी रूप से परिवर्तित करता है। वो स्कैन कर लेता है, देन उसके बाद उसका सारा डिटेल उसमें फिल ही रहता है, और उसमें हमारा जो बैलेंस है उसके अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो QR स्कैनर है, यानी QR कोड होता है, एक इमेज जिसे तत्काल स्कैन किया जा सकता है, जो सूचना को मानव पठनी रूप में परिवर्तित करता है। क्या होता है? QR कोड होता है। याद रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ए रिज्यूम। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब है, एक जो है आपके पास बायोडाटा होता है। बायोडाटा क्या होता है? तो जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर पास करेंगे, तो देन उसके बाद कंपनी के लिए आप जब भी कहीं जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो कंपनी वाले आपसे एक रिज्यूम मांगेंगे। ठीक है, कंपनी वाले आपसे रिज्यूम या बायोडाटा मांगेंगे। तो दोस्तों, बायोडाटा या रिज्यूम क्या होता है? तो उसमें आपकी सारी जानकारी फील्ड रहती है, जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका हॉबी क्या है, आपके पास स्किल कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, और आपका एड्रेस क्या है, आप कितने पढ़े हैं एकेडमिक, या फिर कौन सी डिग्री लिए हैं, यानी सभी जानकारी उसमें रहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में क्या कर रहा है कि ए रिज्यूम में क्या रहता है। तो ए रिज्यूम में क्या रहता है दोस्तों, किसी के कौशल यानी उसके स्किल के बारे में, योग्यता और अनुभव के बारे में एक दस्तावेज होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ठीक है। बाकी उसमें दस्तावेज जिनके व्यक्ति के बारे में काल्पनिक नहीं होती है, रियल होती है। ओके दोस्तों, जो डाटा आपका होता है, बायोडाटा होता है, उसमें आपकी जो भी नॉलेज होती है, जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल रियल होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके रिज्यूम में स्किल रहता है, योग्यता रहता है, अनुभव रहता है के बारे में दस्तावेज में लिखा रहता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डैश कार्यबल की सुरक्षा के लिए डैश द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून बनाए गए हैं। तो किसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं? एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, या गवर्नमेंट के द्वारा, या कंज्यूमर के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, जो सेफ्टी गार्ड द वर्कमैन लेबर इन इंडस्ट्रियल लॉ हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाई, तो जो गवर्नमेंट सरकार है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा श्रम और औद्योगिक के लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ फिल हो जाएगा, जो खाली स्थान आपका है यहाँ पे गवर्नमेंट फिल हो जाएगा। गवर्नमेंट द्वारा श्रमिक के लिए और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारा कानून बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणवत्ता मंडल कर्मचारियों को डैश की दिशा में टीम में काम करने में मदद करता है। क्या करता है? एक कॉमन गोल, एक सामान्य लक्ष्य, भिन्न लक्ष्य, या फिर विभिन्न समस्याओं को हल करना, या लाभ में वृद्धि होना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, गुणवत्ता मंडल कर्मचारियों को डैश की दिशा में टीम में काम करने में मदद करता है। कौन? एक सामान्य लक्ष्य। कोई भी लक्ष्य होता है तो एक जो सामान्य लक्ष्य होता है वह गुणवत्ता मंडल कर्मचारियों को एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में टीम में काम करने में मदद करता है। अगर गुणवत्ता है तब उसके अंदर क्वालिटी है तब। ठीक है, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद कर लेंगे, एक सामान्य लक्ष्य को काम करने में मदद करता है। अगर कोई टीम है, अगर उसके अंदर गुणवत्ता है तो कोई भी काम करती है तो उसमें अच्छे तरीके से काम करती है सभी टीम मिलकर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेज आवाज़ डैश प्रकार का व्यावसायिक खतरा है। तो दोस्तों, तेज आवाज़ जो होती है किस प्रकार का खतरा होता है? शारीरिक होता है, जैविक होता है, या रासायनिक होता है, या एनगोर्निक होता है। तो याद कर लेंगे, जो तेज आवाज़ होता है दोस्तों वह शारीरिक प्रकार का व्यावसायिक खतरा होता है। ठीक है, याद कर लेंगे, फिजिकल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, कार्यस्थल की सुरक्षा में कर्मचारियों की डैश से सुरक्षा शामिल है। तो कहीं भी कार्यस्थल है, कार्यस्थल की सुरक्षा में कर्मचारियों की डैश से सुरक्षा शामिल है। कैसा? वेदर से, केमिकल से, डस्ट धूल से, या ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों देखिए, जो कहीं भी कार्यस्थल होता है, कार्यस्थल की सुरक्षा में कर्मचारियों की किससे सुरक्षा होती है? मौसम से होती है, रसायन से होती है, धूल डस्ट से होती है, यानी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, कार्यस्थल पर कुशल हो सकता है यदि वह, कहीं भी कार्यस्थल पर कोई वर्क कर रहा है, वर्क प्लेस पे, तो वह कुशल हो सकता है, इफिशियंट हो सकता है यदि वह समनिष्ठ है, नियमों का पालन करता है, या सुरक्षा प्रक्रियाओं को पालन करता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी इन पंक्चुएशन होना चाहिए, एकदम पंक्चुएट होना चाहिए, समयनिष्ठ होना चाहिए, समय के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नियमों का पालन करता है, अगर वह फॉलो द रूल करता है तो बिल्कुल सही है। तीसरा है सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करता है, सेफ्टी का भी पालन करता है। तो इसलिए वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पर कुशल हो सकता है यदि इन तीनों प्रकार का उसके अंदर क्वालिटी है तब। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा में शामिल है, सेफ्टी इंक्लूडेस, सुरक्षा में क्या शामिल है दोस्तों? पहला दिया है उचित हाउसकीपिंग यानी प्रॉपर हाउसकीपिंग, दूसरा उपकरणों का उचित भंडारण और प्रबंधन, ठीक है, तीसरा उपयुक्त पीपीई का उपयोग यानी यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट पीपीई, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त तीनों, यह जो है आपका सुरक्षा में शामिल है, ठीक है ना, सुरक्षा में तीनों शामिल है, यानी प्रॉपर हाउसकीपिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, और तीसरा है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है पीपीई का फुल फॉर्म, ठीक है। तो प्रॉपर तीनों जरूरी होता है, सुरक्षा में शामिल है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भीम यूपीआई के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों भीम यूपीआई क्या होता है? कुछ नहीं, वही बारकोड होता है जो भीम यूपीआई के थ्रू हम लेन देन, अपना कैश को लेन देन, कैशलेस लेन देन कर सकते हैं, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने कैश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना हैंड टू हैंड, यानी कि ओनली नेटवर्किंग ऑनलाइन मोड में, ठीक है, वो भीम यूपीआई होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भीम यूपीआई के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? पहला अन्य सत्यापित उपयोगकर्ताओं से पैसे का अनुरोध करना, ठीक है, दूसरा क्यूआर कोड का उपयोग करके स्कैन और भुगतान करना, तीसरा अन्य सत्यापित उपयोगकर्ताओं को पैसे भेजना, चौथा अपने सभी दोस्तों के साथ चैट करें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इन तीनों को किया जा सकता है, यानी भीम यूपीआई के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, इस प्रश्न में पूछा है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो है रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूज, तो इससे तो ये किया जा सकता है, यानी सत्यापित उपयोगकर्ता से पैसे का अनुरोध करना, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें पैसे भेज दीजिए। दूसरा दिया है स्कैन एंड पे यूजिंग क्यूआर कोड, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन और पे भी कर सकते हैं भीम यूपीआई के थ्रू। तीसरा है सेंडिंग मनी टू अदर वेरीफाई यूज, बिल्कुल सही है बात है, हम अपने भीम यूपीआई से किसी में पैसे को भेज सकते हैं। बट दोस्तों चैट विथ ऑल योर फ्रेंड, अपने सभी दोस्तों से हम चैट नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत सारे चैट बनाए गए हैं, फेसबुक है और व्हाट्सअप है, तो ये सब चैटिंग ग्रुप है, ठीक है। भीम यूपीआई के थ्रू हम चैट नहीं करते हैं, तो यही सही हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जब आग लगने की आपात स्थिति होती है तो लोग को कार्यस्थल पर डैश होना पड़ता है, या लॉक्ड इन, रिमूव फ्रॉम, या रिमूव्ड इन, या नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों कहीं पे अगर आपके कार्य कर रहे हैं, उस स्थल पे आग लग गई है, ठीक है, उस स्थल पे आग लग गई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ से हम भागेंगे, ठीक है, अगर आग लग जाती है तो फ़ौरन वहाँ से हम निकलेंगे, भागेंगे, अगर घर में आग है तो बाहर भागेंगे, अगर बाहर वैसी कॉलोनी वगैरह में आग लगी है तो कॉलोनी से बाहर भागकर फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, ओके दोस्तों, न कि लॉक्ड इन, कमरे में हम बंद होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी रिमूव्ड फ्रॉम, से हटा दिया गया है, ठीक है, यानी वहाँ से हटा दिया जाएगा, इसका कहने का मतलब यही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओके। पीपीई स्टैंड फॉर, देखिए पीपीई का फुल फॉर्म पूछ लिया, अभी ऊपर बताए थे पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीपीई का फुल फॉर्म दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो पीपीई हमेशा जो एप्रन की तरह हम पहनते हैं, वह एक तरह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है,
उससे हम बहुत सारी बीमारियों से या अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, पहनते हैं। अभी रिसेंटली में 2020-21 में जब कोरोना आया था तो सारे डॉक्टर पीपीई वगैरह पहनकर घूम रहे थे, तो वही पीपीई होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या है? चार में से वाक, रेड, चेन्नई या फिर स्लोली। तो दोस्तों नेमिंग वर्ड बताना है, तो नेमिंग वर्ड क्या है? चेन्नई नेमिंग वर्ड है, ठीक है। यानी कि वाक नेमिंग नहीं है, रेड नेमिंग नहीं है। नेमिंग का मतलब कोई प्लेस है या फिर किसी का नाम है, तो ये नेमिंग वर्ड होते हैं, याद कर लेंगे। तो जैसे चेन्नई है तो चेन्नई क्या है? चेन्नई नेमिंग वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न दोस्तों, नहीं 12 नंबर का आगे वाला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम कारखानों में श्रमिक की कार्य स्थितियों को विनियमित करने को सुनिश्चित करता है। कारखाना अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है? तो कारखाना अधिनियम जो होता है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या होता है? एक क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक है। तो कारखाना का मेन अधिनियम का उद्देश्य होता है कारखाने में श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा के लिए, ठीक है। मेन इसका जो उद्देश्य होता है, ठीक है, उसका उद्देश्य होता है कारखानों में श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा के लिए, ठीक है। तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भंडारण उपकरण है? यानी बीच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों निम्नलिखित 4 ऑप्शन है, इसमें आपको छांटना है कि प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, या मेमोरी कार्ड है, या रैम या रोम है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वह रैम और रोम होता है, ठीक है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो याद कर लेंगे प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रैम और रोम होंगे। 15 नंबर का प्रश्न दोस्तों, भी डेटा स्टोरेज का एक रूप है, यानी डैश भी डेटा स्टोरेज का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। तो किसको नहीं किया जा सकता है? रैम को, रोम को, मेमोरी कार्ड को, या हैंडवेयर को। तो इस पर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रोम भी डेटा स्टोरेज का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक भंडारण उपकरण नहीं है? यानी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्टरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, रैम या फिर मेमोरी कार्ड। तो क्या तीसरी भंडारण उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो तृतीयक भंडारण स्टोरेज नहीं है। क्या? रैम तृतीयक भंडारण स्टोरेज नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा और MP3 में किया जाता है। मेमोरी कार्ड का, हार्ड डिस्क का, रोम का या ऑप्टिकल डिस्क का। तो अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो मेमोरी कार्ड होता है ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन में करते हैं, नहीं करते मेमोरी कार्ड डाल दीजिए। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है? 64 GB, 32 GB, 16 GB, 128 GB, 256 GB, अलग अलग तरह के मेमोरी कार्ड होता है। और डिजिटल कैमरा में भी प्रयोग करते हैं और MP3 में भी प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, सरकार द्वारा श्रम कानून क्यों बनाए जाते हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरकार द्वारा जो दोस्तों श्रम कानून होते हैं क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि
कार्यबल को शोषण से बचाने के लिए। जो श्रमिक है दोस्तों, श्रमिक को शोषण से बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन इस समय के दौर में कंपनियों में उतना सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि श्रमिक हमारे, जो हम लोग एम्प्लॉय हैं, हम लोग जाते हैं कंपनी में वर्क करने के लिए, तो कम से कम जो मिनिमम हमारा रेट है उतना सैलरी देकर काम लेते हैं, 8 आवर, 10 आवर, 12 आवर, ठीक है। तो एक तरह का ये शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन श्रमिक कानून जो होता है फैक्ट्रियों द्वारा, सरकार द्वारा जो बनाया गया है, उसका मेन मोटो होता है कि कार्यबल को शोषण से बचाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है? प्रमोशन है, सेफ्टी है, बोनस है, तो इंटरटेनमेंट है। तो कौन सा कर्मचारियों का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रमोशन प्रचार है, सेफ्टी है, बोनस है, लेकिन मनोरंजन हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, शिक्षुता यानी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो अच्छा प्रश्न है, याद कर लेंगे। 14 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए, याद कर लेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 वर्ष होनी चाहिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर रेन अवे। तो यहाँ पे क्या फील होगा? द डॉग टुक रमेश, ठीक है। शूज बिफोर, इट लगेगा यहाँ पे, दे लगेगा, बिकॉज लगेगा, या फिर एंड लगेगा, ठीक है, या फिर एंड लगेगा। तो क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे इट लगेगा, ठीक है। द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर इट रेन अवे, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पीपीई इंक्लूड्स। पीपीई में शामिल क्या होता है? सेफ्टी हेलमेट होता है, ग्लव्स होता है, सेफ्टी ग्लासेस होता है, या ऑल ऑफ द एबव होता है? तो दोस्तों पीपीई जो होता है, पीपीई में सारा इंक्लूड होता है, यानी सेफ्टी हेलमेट भी होता है, ग्लव्स दस्ताने भी होते हैं, सेफ्टी ग्लासेस चश्मे भी होते हैं, यानी उपयुक्त सभी होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हाथ की बात है तो हाथ के लिए ग्लव्स का प्रयोग करेंगे, ओके, क्योंकि हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए ग्लव्स का ही प्रयोग करेंगे, ओके। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही अगर आई यानी मतलब आँख की बात रहती तो चश्मा का प्रयोग करते, ठीक है। कान वगैरह रहता तो कान के प्लग का प्रयोग करते, या सर का रहता तो हेलमेट का प्रयोग करते। यहाँ हाथ की बात है तो ग्लव्स का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, अंकित ने गलती की और रिया उसे बताना चाहती है। रिया को कहना चाहिए, ठीक है। अंकित ने गलती की और रिया उसे बताना चाहती है। रिया को कहना चाहिए, आई एम सॉरी, यू आर ए बैड पर्सन, आई नीड टू टेक यू अबाउट समथिंग, या फिर कैन वी ईट समथिंग। तो रिया को कहना चाहिए, रिया को दोस्तों क्या करना चाहिए? आई नीड टू टॉक टू योर अबाउट समथिंग, यानी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तभी तो बता पाएगा। अंकिता ने गलती की है और रिया उसे बताना चाहती है, तो रिया क्या कहेगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यानी आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, यानी कुछ बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किसके बारे में? अंकिता के बारे में, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जब एक संप्रेषक त्रुटियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो यह डॉट 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 होगा, क्या होगा? अच्छी तरह से प्राप्त करें, या मसला सुलझाओ, अधिक समस्याओं को नेतृत्व करें, या प्राप्तकर्ता की मदद करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
यानी लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, यानी अधिक समस्याओं को नेतृत्व करें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टोटल 25 नंबर का प्रश्न सेट जो है वो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह उन स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा जो बाहर रहते हैं, कॉलेज नहीं अटेंड कर सकते हैं, या फिर जो घर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो यानी सभी स्टूडेंट तक यह वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और डेली हम ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रैक्टिस सेट लेकर टॉप 25 प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आज आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।